नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पीएम हुए शामिल। चांद की ओर सफलतापूर्वक रवाना हुआ चंद्रयान 3, 40 दिनों का तय करेगा सफर। 23 अगस्त को चांद पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने ईडी सीबीआई को जारी किया नोटिस। 28 जुलाई तक मांगा जवाब। बिहार में बीजेपी नेता की मौत पर बवाल बरकरार, नीतीश सरकार पर लगाया हत्या का आरोप। विधानसभा में आखिरी दिन भी हंगामे के बाद बीजेपी विधायक को किया मार्शल आउट। महाराष्ट्र सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा, अजीत पवार को मिला वित्त मंत्रालय। शाह से मुलाकात के बाद हुआ पोर्टफोलियो तैयार। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा की। विदेशों में भारत का परचम लहराने वाले पीएम मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, जो सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया, जहां वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। इस परेड कार्यक्रम में फ्रांस के जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमानों का भी जलवा देखने को मिला। डॉक्टर साहब, किस तरह की तस्वीरें फ्रांस से सामने आई आज? ऐसी तस्वीरें आई है जिससे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को इतना ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है एक बड़े मुल्क, एक सुपर पावर की तरफ से। अभी हाल में ही हमने देखा किस तरीके से यूएस के अंदर प्रधानमंत्री की इज्जत की गई, और यहाँ पे जो ऑनर दिया गया है वो फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी है और सबसे बड़ा वो मिलिट्री अवार्ड भी है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पेट में दर्द हो रहा है। मैं देख रहा था ये जो लायर वायर, ये तमाम तरह के दलाल किस्म के पत्रकार, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई मीडिया दिखा नहीं रहा कि वहाँ किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वहाँ भी। कोई अखबार में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, डेमोक्रेसी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी का ह्यूमन राइट्स और सेकुलरिज्म को लेकर के, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई हर जगह चीखने चिल्लाने वाले लोग होते हैं। फ्रांस में भी हैं, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हैं, फ्रांस में भी है। लेकिन अच्छी चीज़ों को कबूल करना, ये मानना कि आप भी गलत हो सकते हो, ये विपक्ष ने अभी तक सीखा ही नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं ये इज्जत दी जा रही है कि वो नरेंद्र मोदी हैं। ये इज्जत इसलिए दी जा रही है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सर्वोच्च लीडर हैं। ये हिंदुस्तान को ये अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन लोग मोदी की घृणा में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको हर चीज में दिक्कत दिखाई देती है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद फ्रांस और भारत के रिश्ते और मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। लॉन्च के साथ ही इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LVM-3M4 ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। अगले 42 दिनों में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए ये चांद तक पहुंच जाएगा। यानी 23 से 24 अगस्त को लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है। डॉक्टर साहब, एक और इतिहास रचने जा रहा है भारत। देखिए, बहुत बड़ा कारनामा हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप ये समझिए कि हम
प्रथम पंक्ति के वो मुल्क बन जाएंगे जो चीन के ऊपर इस तरह का जो मिशन लेकर के गया हो। 42-43 दिन लगेंगे। 23 अगस्त को ये चंद्रयान चांद पहुंचेगा। कई नई चीज़ों की खोज भी होगी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसके ऊपर लगाए गए हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के केमिकल कंपोजिशन, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस बार जो तैयारी है वो अचूक है, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो पिछली बार जो सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग नहीं कर पाए थे, इस बार वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि जो पास मिस्टेक्स थे उसको ऊपर इस बार बाकायदा ध्यान दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें ये यान स्वतः वहाँ पे, जैसे कहाँ लैंड होना है, पिछली बार पता नहीं कहाँ लैंड होगा, वहाँ पत्थर मिल गया, वहाँ पे ज़मीन ठीक नहीं थी, तो उससे एक हादसा तो हुआ। लेकिन इस बार कहाँ वो लैंड करेगा ये चंद्रयान 3 खुद वहीं पे जाकर के डिसाइड करेगा, और 500 मीटर तक वहाँ पे बाकायदा उसकी देखरेख की जाएगी, उसका जगह का मुआयना किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें हो रही है ये 3rd मिशन पे। और अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो आप समझिए कि कितना बड़ा स्टेप हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने लिया। तो मुबारकबाद देना चाहिए हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को और सरकार को भी, क्योंकि सरकार ने भी पूरी मदद इस पूरे मिशन में की है, पैसे के ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं दिखाई। जी बिल्कुल। मिशन चंद्रयान के तहत तीसरी बार इस यान की लॉन्चिंग से भारत फिर इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। अगली खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की याचिका पर हुई सुनवाई की। दिल्ली शराब नीति केस में आज ईडी और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आपको बता दें, इससे पहले मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लग चुका है, जिसमें उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया था, और अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टर साहब, ईडी सीबीआई को आदेश जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है, क्या इस बार मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी? देखिए, झटका लगा है। क्या हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपके ऊपर तो बड़ा गंभीर आरोप लगा हुआ है कि आपने एक्सट्रेनुअस कंसिडरेशंस के लिए आपने ये नीति बनाई, मतलब माल कमाने के लिए आपने नीति बनाई, ये बड़ा सीरियस मसला है। जैसे ही ये इंट्रोडक्टरी बयान जस्टिस खन्ना की तरफ से दिया गया, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेसी लीडर, लॉ मिनिस्टर, बड़े फेमस, वो मनीष सिसोदिया की वकालत कर रहे हैं। केजरीवाल और पूरे गैंग के हर केस को वही देख रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, ये सब बेकार है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं, वो अपना इनोसेंस उन्होंने कहा। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, 21 अगस्त को देखते हैं, दोनों को नोटिस भेज देते हैं। नोटिस भेजने का मतलब कि अगर ईडी सीबीआई को जमानत देने में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी दलील देंगे, तो इसका नोटिस दिया जाता है ताकि वो अपना जवाब फाइल कर सके। तो जैसे ही इन्होंने सुना कि भाई 21 अगस्त की तारीख दी गई है, इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, इनकी पत्नी बड़ी बीमार है। फिर वही बहाना, जो काम इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर किया था। जज ने सुना कि हाँ, हॉस्पिटल में है, बड़ी सीरियस बीमारी है, जैसा कि बताया गया है, ये तो बहुत ही ख़राब बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 28 जुलाई को हम बात सुनेंगे, लेकिन इस बीमारी को लेकर के सीबीआई और ईडी का क्या रुख है, आप एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कीजिए। मतलब रेगुलर बेल नहीं, इंटरिम बेल। किस लिए? कि मेरी पत्नी बीमार है, उससे मिलने जाना है, देखने जाना है। हाई कोर्ट में भी यही काम हुआ था। तो वो जो रेगुलर बेल है वो तो साइडलाइन हो गया। अब बात हो रही है इंटरिम बेल, जिसमें पिछली बार आपको याद होगा हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई एक दिन के लिए जाकर के मिल के आ जाओ वाइफ से, लेकिन बेल फिर रिजेक्ट हो गया था। तो अभी इंटरिम बेल की सुनवाई 28 तारीख को होगी, लेकिन मसला यहाँ एक और पेचीदा फंसा हुआ है कि ये बीमारी का बहाना लेकर मनीष सिसोदिया पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया था, और जब हाई कोर्ट में झटका लगा, जब ये पूरी की पूरी
जो वहाँ पे सुनवाई चल रही थी, तो जो दलीलें दी गई बीमारी को लेकर के कि पत्नी बीमार है, 20 साल से बीमार है, और ये 18 मंत्रालय देख रहा था, बीबी की सेवा कब कर रहा था ये, तो वो एक मसला फंस गया था। तो जैसे ही उधर ये मसला गड़बड़ हुआ तो मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पत्नी की तबीयत को लेकर के जो याचिका डाली थी वो विड्रॉ कर लिया। तो वो जो ये याचिका उसने विड्रॉ किया था वो बैकफायर करेगा जब 28 तारीख को सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, सिसोदिया ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मामले में आज भी राहत नहीं मिली। आगे बात करेंगे बिहार में बरकरार बवाल की। बिहार में मार्च के दौरान बीजेपी नेता की मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी की ओर से जांच टीम गठित की गई है। सरकार की तानाशाही के बाद अब बीजेपी अपने नेता की मौत के मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के बाद आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लैक डे मनाया। साथ ही इस प्रदर्शन के बाद फिर से सदन में हंगामा हुआ और एक और बीजेपी विधायक संजय सिंह को मार्शल आउट कर दिया गया और महज 4 मिनट में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर साहब, अब बीजेपी जो है वो अपने नेता की मौत के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ जा रही है कोर्ट। देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए निकले हुए ना ये 15 लोग। विपक्षी एकता, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। ये किस तरह का डेमोक्रेसी है कि कोई प्रोटेस्ट के लिए आएगा, आप उसको डंडा से मारिएगे? भाई, आप इस बात का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई सारी चीजें आप कह रहे हो, डंडे क्यों बरसाए गए इसका कोई लॉजिक नहीं दे रहा। क्या ये लोग उपद्रव कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे? कल 500 मुसलमान माइनॉरिटी वोट ये पटना में आकर के उद्दंडता दिखाएंगे, एक पुलिस वाला एक डंडे उठाने में वो हिचकिचाएगा और सरकार हिल जाएगी। तो बीजेपी वाले आ रहे हैं, मारो उसको। हाँ, ऐसे डेमोक्रेसी बचाया जाएगा? यही डेमोक्रेसी है जो यही पाठ पढ़ा रहे हैं ममता बनर्जी का मॉडल आ गया है कि अपोजिशन को मारो, गोली डंडे से मारो, मार मार के इतना उसके हिम्मत को पस्त कर दो कि वो तुम्हारे खिलाफ आवाज ना उठाए। किसी भी दलील से ये जो अन्याय, ये जो अत्याचार नीतीश कुमार ने किया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप छात्र जाते हैं, डंडे चला देते हो, किसान जाते हैं, डंडे चला देते हो, कोई भी प्रोटेस्ट करता है आप डंडे से मारते हो। और ये इंतहा है। मुझे लग रहा है कि ये नीतीश कुमार के पाप का जो घड़ा है वो भर गया है और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत सुनहरा मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे राज्य में, पूरे बिहार में एक आंदोलन शुरू कर सके। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव को बचाने के चक्कर में नीतीश कुमार ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार की। महाराष्ट्र में कैबिनेट का पोर्टफोलियो तैयार करने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्रालय पहले देवेंद्र फडणवीस के पास था, वहीं छगन भुजबल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही एनसीपी के मंत्रियों को कुल 9 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, पिछले 2 हफ्तों से नए मंत्रियों के विभाग को लेकर कई बैठकें हुई। तमाम बैठकों के बाद भी मामला नहीं सुलझ सका, जिसके बाद मामला दिल्ली पहुंचा और अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात के बाद अब जाकर ये गुत्थी सुलझ गई है। डॉक्टर साहब, क्या एनसीपी के मंत्रियों की इच्छा पूरी हो गई, जो जिसको विभाग चाहिए था मिल गया? देखिए, ये महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बिल्कुल गर्त में चली गई है। सारा अपॉर्चुनिज्म का खेल है। आप गठबंधन उन लोगों से कर रहे हो जिससे आपके कार्यकर्ता नाराज हो जा रहे हैं। शिवसेना में भी जो शिंदे गुट है उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। और ये सारे सवालों का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने बड़े ही अजीबोगरीब स्टाइल में दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिश्ता शिवसेना के साथ इमोशनल है और एनसीपी, ये जो अजीत पवार के गठबंधन की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, वो टैक्टिकल है। ये कौन सा टैक्टिस है ये आगे समझ में आएगा। लेकिन जो एक एज मिला हुआ था भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे और एमवीए के खिलाफ, ये एज कि लोग उस तरह की सरकार से नाराज थे
और आपने पार्टी तोड़ के अपनी सरकार बनाई, यहां तक जनभावना आपके साथ थी। लेकिन जैसे ही आपने एनसीपी को अपने साथ जोड़ा, बहुत सारे कोर समर्थक, हार्डकोर बीजेपी समर्थक हिंदुत्ववादी, वो नाराज हो गए। अब बीजेपी कैसे इसे बैलेंस करती है, ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन एक राजनीति में जब आप कोई लकीर खींचते हैं, कोई ऐसा काम कर जाते हैं, उसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राजनीति में आपको बार बार आपके गलत फैसले को उदाहरण बना करके आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो विचारधारा की बात जहां तक है, तो जो आरोप उद्धव ठाकरे के ऊपर लग रहा था कि आपने कुर्सी के लिए विचारधारा को त्याग दिया, यही आरोप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पे भी लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें अजीत पवार की इच्छा तो अब पूरी हो गई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।